गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट का है और कितना एरिया जो है हमारा प्लेन्स का है और कितना एरिया हमारा प्लेट्यूस का है। ठीक है, प्लेट्यूस या फिर माउंटेन्स, फॉरेस्ट और माउंटेन्स, मतलब यहाँ पर एक तरीके से फॉरेस्ट नहीं था, क्या था, माउंटेन्स था। तो माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूस, ये तीन एक तरीके से हमने एक तरीके से देखा था वहां पर। अब जो है वो थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट कि लैंड का यूटिलाइजेशन हमारे देश में किस तरीके से किया जा रहा है, उसको देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि लैंड रिसोर्स है वो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फॉरेस्ट में इस्तेमाल है हमारे देश का लैंड, और लार्ज एरिया ऑफ द लैंड आर सेट असाइड एज अ फॉरेस्ट। कि अगर देखो कहीं भी देखो अगर जाकर तो उसमें बहुत सारा एरिया होगा जिसमें लैंड जो है वो कवर किससे है, फॉरेस्ट से है। उसमें कल्टीवेशन थोड़ा बहुत बीच में काट कूट के किया जा रहा है कि नहीं, लेकिन अभी भी एक तरीके से लार्ज अमाउंट फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है। दूसरा देखा जाए लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, दूसरा ऐसा जमीन होता है जहां पर कल्टीवेशन वगैरह बहुत कम मात्रा में होता है या फिर ना के बराबर हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या है कि नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब दिस इंक्लूड्स अ बैरन लैंड, जो वेस्ट लैंड है, लैंड यूज्ड फॉर अ बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज, मतलब जिसमें घर वगैरह बन चुके हैं, मतलब जिसको हम लोग कल्टीवेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे जहां फैक्ट्री बना हुआ है वहां पर तो आप उसमें कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। जहां पर मान लो कूड़ा करकट आप जाकर डाल रहे हैं, देखते हो हर एक सिटी के बाहर एक बहुत ढेर रहता है भाई, जैसे दिल्ली में जाओ तो बहुत बड़ा ढेर है, देहरादून में भी देखने को मिलता है। वैसे हर एक जगह पर है जहां पर कल्टीवेशन शानदार तरीके से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन कौन से हैं, एक्सक्लूडिंग अ फैलो जो लैंड, अभी बताऊंगा फैलो लैंड क्या होता है बस। वैसे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन कौन से, कंसिस्ट ऑफ परमानेंट पैस्चर्स, ग्रेजिंग लैंड्स एंड द लैंड विथ मिसलेनियस crops groups as well as the cultivable waste land that has remained uncultivated। मतलब इसके अलावा जो भी, जैसे ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड मतलब जहां पर गाय का चारा वगैरह जो है उगाया जाता है, किसके लिए, गाय के लिए, पशु के लिए। ठीक है, वैसे एरियाज या वैसे एरिया जहां पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो रहा है और एक तरीके से चीजें इस तरीके से एज इट इज छोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो जो भी कल्टीवेटेड लैंड है वो सब नीचे थर्ड नंबर पर आ चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात किए कि एक्सेप्ट फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है भाई, उसमें सबसे पहले जो फैलो लैंड है वो करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब लैंड दैट हैज नॉट बीन कल्टीवेटेड फॉर अप टू 1 ईयर। वैसे जमीन जिसमें कल्टीवेशन, आजकल देख रहे हो कि बहुत सारी जमीनें जो ऐसे खाली पड़ी रहती है, मतलब उसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं हो रहा था। लेकिन वैसा लैंड जिस पर 1 साल से खेती नहीं हो रही है, उस लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, करंट फैलो लैंड। ठीक है, वैसे फैलो लैंड मतलब जो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। अदर देन करंट फैलो कौन है, लैंड दैट रिमेन अनकल्टिवेटेड फॉर 1 to 5 ईयर, जो 1 साल के लिए उसको करंट, और उसके अलावा अदर करंट फैलो लैंड किसको बोलेंगे, जो 1 से 5 साल तक उसमें कोई भी खेती नहीं हुआ वैसे जमीन को। तीसरा अगर देखा जाए नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया का मतलब रेफर्स टू द लैंड वेयर द क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड। जहां पर देखो जैसे यहाँ पर है, इसमें मान लो कि खेती बाड़ी नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, एक तरीके से फैलो लैंड हो गया। करंट फैलो 1 साल, अगर 1 साल से 5 साल हुआ तो अदर देन द फैलो लैंड। और यहाँ पर जहां कल्टीवेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया। फिर एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, दिस इज द टोटल एरिया सोन इंक्लूडिंग द एरिया दैट आर सोन मोर देन वंस इन एन ईयर प्लस द नेट सोन एरिया। इसका मतलब क्या कि भाई जितना भी एरिया जहां पर 1 साल में 2 बार खेती हो रही है, 1 से ज्यादा बार खेती हो रही है, ठीक है, उनको अगर जोड़ दिया जाए साथ में नेट सोन एरिया के साथ, तो वो चीज हमारा क्या होगा, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब होता है पूरा, और नेट का मतलब होता है कुछ ना कुछ माइनस। तो यहाँ नेट वाले में जो एरियाज हैं जहां पर मोर देन वंस जो क्रॉप हो रहा है उसमें ये नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रॉस में जो एक खेत है उसमें 2 बार जो खेती हो रहा है उसको भी एक तरीके से काउंट हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए एक जमीन है, अभी एक जमीन पर 1 बार खेती हुआ, ठीक है, फिर साल में 1 बार खेती हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कल्टीवेटेड लैंड है। लेकिन जो ग्रॉस अगर एरिया निकालेंगे जहां पर खेती बाड़ी की गई है, तो मान लो इसमें साल में 2 बार खेती की गई, 6 महीने पर, इसका मतलब यहाँ का ग्रॉस जो एरिया है वो बढ़ा है ना कल्टीवेशन का, मतलब अनाज जो है उसमें हमने लगाया है, उसको हार्वेस्ट करा, वो बढ़ा है।
इसीलिए ग्रॉस में नेट सोन एरिया को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर कर चलते हैं। याद रखना ग्रॉस का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ऐड होकर कोई चीज आ रहा है और उसमें ऐड क्या हो रहा है, नेट सोन एरिया। लैंड यूज पैटर्न, हमारे देश में अगर देखा जाए इंडिया में यूज क्या है, कैसे किस तरीके से लैंड का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। तो लैंड का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक फिजिकल फैक्टर के लिए किया जा रहा है और दूसरा क्या है, ह्यूमन फैक्टर के लिए। ह्यूमन फैक्टर क्या है, कवर्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जहां पर पॉपुलेशन वगैरह बहुत शानदार तरीके से रह रहा है। फिर टेक्नोलॉजी, कल्चर के लिए और ट्रेडिशन के लिए। कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए मतलब मंदिर मस्जिद ये सब बनाने के लिए किया जा रहा है भाई, जहाँ पॉपुलेशन जो कर रहा है वो तो अपने आप तो हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन फिजिकल फैक्टर्स कौन होते हैं, जितने भी टॉपोग्राफिकल चीजें हो गई, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, मतलब जो चीज एक तरीके से नेचुरली अकर्ड है हमारे पास, ठीक है। इसमें आप फॉरेस्ट एरिया भी एक तरीके से कवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, जो चीज पहले से एक तरीके से एग्जिस्टेंस में है और ये चीज हमने क्रिएट करा है। बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, ठीक है। कल्चर मतलब जो मतलब मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारे हो गए, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, चर्च हो गए, वो सब हम अपने ट्रेडिशन की वजह से बना रहे हैं। तो वो सब लैंड भी एक तरीके से हम लोग यूज करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जो मेजर आपको चीजें याद रखनी है वो क्या क्या याद रखनी है। यहाँ देखो टोटल एरिया है, उसमें 46.26% क्या है भाई, बताओ कहां पर है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज। अच्छा तो फिर ये क्या है बताओ, बता भाई 18 पॉइंट, ये वाला देखो 18.11% क्या है, फॉरेस्ट है। बैरन एंड अनकल्चरल वेस्ट लैंड जो है वो कितना है, 18.11 दोनों सेम है। उसको एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं हुआ है, 4.95। और परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जिसमें गाय वगैरह का चारा वगैरह निकाला जा रहा है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एरिया अंडर मिसलेनियस, जैसे ट्री क्रॉप्स हो गया, ग्रुप्स हो गया, वो इतना है, ठीक है। उसके बाद 6.23 क्या है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, कल्चरेबल क्या है, वेस्ट लैंड। उसके बाद यहाँ पर फैलो लैंड क्या देखने को मिलेगा भाई, फैलो एंड अदर करंट, अभी बताया ना, फैलो मतलब 1 साल या फिर 1 साल से 5 साल पर जिसमें खेती नहीं हुआ है, तो वो सब कितना है भाई, हाँ ठीक है 3.50। ये कलर देखो ना, कलर मैच होगा। फिर ये देखो करंट फैलो कितना है इसमें से, ठीक है, ये अदर देन है करंट फैलो, और करंट फैलो कितना है, ये यहाँ ये है 1 से 1 और ये कितना है 1 साल के लिए, ठीक है। और ये वाला कितना है, जितना पर खेती बाड़ी हो रहा है, नेट सोन एरिया से, ठीक है। तो ये हमारा कब का है भाई, 1960 से 61 के बीच में। अगर देखा जाए 2014 और 15 का डेटा तो कम हुआ, देख रहे हो कम हुआ है। यहाँ पर देखो ये वाला चीजें बढ़ी हैं, ये वाला चीजें कौन सी, 18.1 फॉरेस्ट, मतलब अच्छी बात है कि पहले से ज्यादा फॉरेस्ट हमारे देश में निकल के आया। वैसे अगर देखा जाए तो ये कम हुआ है, मतलब जो कल्चरेबल लैंड है, जो नेट सोन एरिया, जहां पर कल्टीवेशन वगैरह शानदार तरीके से किया जा रहा है, ग्रॉस सोन एरिया नहीं बोला जा रहा है, नेट सोन एरिया, जिसमें एक तरीके से जो साल में एक ही बार खेती हो रही मिनिमम, तो उन सब सारे एरिया 45.75% एक तरीके से देखने को मिलेगा। तो आपको जनरली सबके पॉइंट याद नहीं रखना, एक ये याद रखना, ये याद रखना ज्यादातर, और कभी कभी आपको ये वाला है जो करंट फैलो वाला और फैलो अदर देन द करंट फैलो, ये याद रखना है। एक तो करंट फैलो जो 1 साल तक है, और जो फैलो अदर देन द करंट फैलो 1 से 5 साल के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान पे रखकर जरूर चलना है। उसको देखा जाए ज्योग्राफिकल ओवरव्यू देखा जाए, हमारे देश में अगर टोटल एरियाज देखा जाए कितना है भाई, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश का एरिया, ठीक है। अब पॉपुलेशन भी करीबन 1.45 बिलियन तक है हम लोग, है कि नहीं। तो लैंड यूज डेटा इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द एरिया, as many northeastern state except Assam have not fully reported their data। अगर देखा जाए उसमें भी बहुत सारे जो डेटा है अभी तक निकल के नहीं आए, क्योंकि आप हर जगह का डेटा हमें प्राप्त नहीं हुआ, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। अगर भारत का मैप देखो तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, वहां पर अभी भी बहुत सारी जो डेटा है वहां पर सरकार को घुसने नहीं दिया जाता है। वहां के लोग जो है वो मार पीट के बाहर निकाल देते हैं भाई, इतने खतरनाक है वहां के जो जनजाति लोग हैं। तो वहां पर आपस में झड़प भी बहुत होती है, लेकिन इन चीजों को एक तरीके से देखा जा रहा है सरकार के थ्रू, ठीक है। एडिशनली देखा जाए सर्टेन एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर अ पाकिस्तान एंड चाइना रिमेन अनसर्वेड। इसमें कुछ जो एरिया है जो कि पाक ऑक्यूपाइड रीजन है, आपने सुना होगा
पाकिस्तान जो एक तरीके से हम लोगों के द्वारा दे दिया गया था पाकिस्तान को, ठीक है, जब बांग्लादेश का वॉर हो रहा था, ठीक है, जब बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, तो उस वक्त जो है वो एक तरीके से हमने बहुत सारा एरिया जो है वो पाकिस्तान को दे रखा है, ठीक है। उसमें चाहते तो हम पूरे एरिया को ले सकते थे, लेकिन उसने नहीं लिया हमने उस वक्त। तो वो सब सारा, तो मतलब देख रहे हो कि ये सब लैंड अभी तक हमने एक तरीके से वेरीफाई नहीं करा, नहीं तो हमारा एरिया थोड़ा सा और भी बढ़ सकता था। द एरिया ऑफ परमानेंट पॉस्चर्स हैज डिक्रीज एंड रेजिंग अ कंसर्न अबाउट अ फीडिंग ऑफ इंडियाज लार्ज कैटल पॉपुलेशन। अगर देखा जाए परमानेंट जो कैटल पॉस्चर है, कैटल पॉस्चर का मतलब क्या हो गया कि जो गाय वगैरह का जो चारा वगैरह जिस लैंड पर उपजाते हैं वो एक तरीके से कम हुआ है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के आने वाला है आने वाले समय में कि यहाँ के जो भी कैटल्स हैं उनको किस तरीके से हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, नहीं तो फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा चारा वगैरह, जो कि एक तरीके से दिक्कत वाली बात है। मोस्ट लैंड क्लासिफाइड एज अ करंट फैलो एंड एट लो क्वालिटी और टू एक्सपेंसिव टू कल्टिवेट। बहुत सारे ऐसे जमीन है जो करंट फैलो है। करंट फैलो का मतलब जिसमें 1 साल से खेती नहीं हुई या फिर 1 से 5 साल के बीच में खेती हुई ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर अगर फसल उगाने जाएंगे तो पहले हमें उसकी मिट्टी को क्या करना पड़ेगा, उपजाऊ बनाना पड़ेगा। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगा तो कोई भी फसल हो पाएगा नहीं। जैसे अगर तुम देहरादून में चले जाओ, देहरादून बोल रहा हूँ, उत्तराखंड में चले जाओ, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर को छोटा पंजाब बोला जाता है, खासकर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पंजाबी वहां रहते हैं। वहां का जमीन इतना फर्टाइल है कि वहां पर अगर ऐसे ही तुम बीज फेंक दो ना तो वैसे हो जाएगा फसल। तो वहां का इसका मतलब क्या है कि वहां के लोग खेती करना पसंद कर रहे हैं, इस वजह से तो वहां हो रहा है। और बहुत सारे पहाड़ में जो है लोग खेती करना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से वहां की फर्टिलिटी कम हुई है कि नहीं। लीडिंग टू अ कल्टीवेशन ओनली अ वंस और अ ट्वाइस एवरी 2 और 3 ईयर, जिसमें 2 साल में 3 साल में एक बार खेती की जा रही है। तो करंट साल में वही हो रहा है कि 1 साल छोड़कर 1 साल खेती कर रहे हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ चल रहा है। अगर आगे देखा जाए, इफ दीज लैंड्स आर इंक्लूडेड, अगर ये लैंड को इंक्लूड किया जाएगा, कौन से सारे लैंड जितना भी हमने देखा अभी, ठीक है। द नेट सोन एरिया इन इंडिया इज अबाउट 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जैसा भी अभी हमने देखा कि लगभग 54% जो है हमारे एरिया, हमारे इंडिया में क्या है, नेट सोन एरिया है, जहां पर खेती बाड़ी आराम से की जा रही है। क्लियर, अगर इंक्लूड कर दिया जाए। नेट सोन एरियाज वेरीज ग्रेटली फ्रॉम बाय द स्टेट्स, ओवर 80% इन द पंजाब एंड हरियाणा बट बिलो 10% इन अरुणाचल प्रदेश। सोच रहे हो जितना भी एरिया है उसमें नेट सोन एरिया जो है पंजाब में 80% है, देख रहे हो 80% ऐसा एरिया जहां पर खेती बाड़ी आराम से की जा सकती है। लेकिन वही अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, मिजोरम चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहां पर 10% जो नेट सोन एरिया देखने को मिलता है जहां पर खेती बाड़ी की जा सकती है। Forest area significantly lower than the desired 33% of geographical area as stated in the National Forest Policy 1952। हमारे देश में शुरुआत में 1952 में एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसमें ये बात बोली गई थी कि हमें कम से कम फॉरेस्ट एरिया पूरे एरिया का 33% चाहिए, तब हमारी जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो पाएगी। लेकिन अभी है लगभग कितना, 18 से 19% ही तो था, है ना, कितना था, 23% है, नहीं 23%, हाँ 23.3% है, देख रहे हो। लेकिन ये होना कितना चाहिए था, 33%। किसके हिसाब से, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के हिसाब से। मेनी पीपल्स रिलाई ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, है कि नहीं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, जनजाति लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो आज भी अपना पालन पोषण जो है वो कहां से कर रहे हैं, जंगलों से कर रहे हैं। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, जैसे जो रॉक वाले पार्ट वाले एरिया होते हैं वो वेस्ट लैंड कहलाते हैं भाई। एरिड जिसको एंड डेजर्ट रीजन्स एंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड इज यूज्ड फॉर सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज एंड इंडस्ट्री। अगर देखा जाए जहां पर खेती बाड़ी नहीं होती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से क्या कोशिश की जाती है सरकार के थ्रू कि वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री वगैरह लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको काम चाहिए भाई। अगर खेती बाड़ी से नहीं तो फिर वो लोग वहां से उठकर कहीं और चले जाएंगे, और वहां चले जाएंगे तो इसका क्या होगा, बुरा असर देखने को मिलेगा किसमें, सिटी के ऊपर, ठीक है। फिर अब देखो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, किस तरीके का कैसे हम लोग एक उपाय ढूंढ सकते हैं जिससे हम अपने लैंड को कंजर्व कर पाए। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या है, इज अ सीरियस प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से जमीन का लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की बर्बादी हो रही है, लैंड को हम लोग एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले पीढ़ी पर जरूर पड़ने वाला है, ठीक है। इसका मतलब कि एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमन के एक्टिविटीज। क्या क्या किया जा रहा है भाई इसको बर्बाद करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है,
ओवर ग्रेजिंग, हम क्या कर रहे हैं, जो जानवरों के लिए जो उगाना चाहिए प्लांट्स वो हम ना उगा के उनको ओवर ग्रेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी बाहर निकल के आ रही है, मिट्टी अपने सतह पर नहीं रह पा रही। माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड क्वेरिंग कर रहे हैं, माइनिंग एंड क्वेरिंग, जिसे खोद खोद के हम चीजों को निकाल रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से बहुत एक मेजर रीजन है किसके, लैंड के डिग्रेडेशन का, ठीक है। अबाउट 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, अगर देखा जाए हमारा 95% जो बेसिक नीड्स है, मतलब जितना भी आपका बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स मतलब फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, रिलाई ऑन द लैंड। देखो आप कपड़े पहन रहे हो तो कपड़ा कहां से आ रहा है, लैंड से ही तो आ रहा है। फूड कहां से आ रहा है, लैंड से ही तो आ रहा है। और शेल्टर, जहां रह रहे हो किसी जमीन के ऊपर ही तो रह रहे हो, हवा में तो रहोगे नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंस बन जाता है या इंपॉर्टेंट हो जाता है एक देश के लिए कि आने वाले समय में उन लैंड को जो खराब तरीके से बढ़ रहा है उनको एक तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी कल्टीवेबल लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर पाए। नहीं तो क्या होगा कि वो सब बर्बाद होते जाएगा, फिर आगे चलकर वो कोई काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। हाँ बताइए बताइए। लैंड ही नहीं होगा लेकिन हवा में उड़ रहे होंगे, तो लैंड कैसे नहीं होगा, लैंड होगा ही नहीं और ये कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसा कैसे होगा, लैंड जमीन तो रहना जरूरी है ना, हवा में कब उड़ोगे। अगर पूरा जमीन ही गायब हो जाए, हवा में दिन भर उड़ते रहो, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हट जाए, हाँ तो ग्रेविटी नहीं होगी तो वैसे हवा में उड़ोगे, ठीक है। जो ग्रेविटी नहीं होगा तो वैसे भी हवा में उड़ते जाओगे तुम, हवा में ग्रेविटी नहीं होगा। जैसे स्पेस जितने भी लोग जाते हैं वो क्या, हाँ उड़ के जाना। ह्यूमन एक्शंस हैव नॉट ओनली लेड द डिग्रेडेशन, जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो सिर्फ जमीनों को बर्बाद नहीं किया गया, बट हैव आल्सो स्पीड अप द डैमेज कॉज्ड बाय द नेचुरल फोर्सेस। लेकिन अब ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से जो साइक्लोन आ रहा है, जो आंधी तूफान आ रहे हैं, जो बाढ़ आ रहे हैं, जो एक तरीके से बिजली कड़क रहा है, उसके वजह से बहुत सारे लैंड वैसे भी बर्बाद हो रहा है कि नहीं। देखते हैं अभी हाल ही में जो एक वज्र गिरा, भाई वज्र गिरने से पानी का बहाव, बादल फटने की वजह से जो है धराली गांव जो है पूरा एक तरीके से बह गया। तो वहां पर भी तो लैंड डिग्रेडेशन हुआ कि पहले से वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, अब सब खत्म हो गया भाई, है कि नहीं। तो उसकी बर्बादी देखने को मिला। जैसे इन अ रीजन लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, माइनिंग हैज रिजल्टेड अ सिग्निफिकेंट लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कि माइनिंग की वजह से जो है बहुत सारे पेड़ों को काटा गया है वहां पर, जिसका असर जो आने वाले समय में उन राज्यों पर पड़ेगा या उन स्टेट्स पर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ माइनिंग के लिए बहुत पेड़ कटता है, क्योंकि आपको जमीन के अंदर जाना है ना भाई, फिर आपको उसको साफ करना होगा, वहां पर कोयला निकाल रहे हो तो उसके लिए जगह चाहिए, बहुत धूली धूल हो जाती है। अगर कभी जाओगे झारखंड या वैसे माइंस वाले एरिया में जाओगे तो आपका सांस लेना जुल्म हो जाएगा, हाँ बहुत खतरनाक है। इन द एरिया सच एज गुजरात, लेकिन गुजरात वाले एरिया, राजस्थान और मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, ओवर ग्रेजिंग अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर एक्सेसिव इरिगेशन, एक्सेसिव इरिगेशन कहां हो रहा है भाई, जरूरत से ज्यादा पानी अगर आप दोगे तो एक तरीके से तब भी लैंड ज्यादा फर्टाइल नहीं होगा, उसमें सैलिनिटी ज्यादा आ जाता है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग, इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, मतलब एल्कलाइन वाटर हो जाता है। एल्कलाइन वाटर में कभी भी जो है क्रॉप नहीं उग सकती है, ना के बराबर, मतलब वो धीरे धीरे जमीन को बंजर की ओर ले जाएगा। तो अब ज्यादा पानी डालना भी, जैसे आप ज्यादा पानी पी लो ऐसा थोड़ा जल्दी बढ़ जाओगे। समझ रहे हो? अगर हमें एक पौधा है, मान लो अब पौधा में आप 1 गिलास पानी डाल लो, मान लो अब 1 बाल्टी पानी हर रोज डाल रहे हो तो वो पौधा क्या होगा, गल जाएगा आगे चलकर, ठीक है, मिट्टी में खराब हो जाएगा, पानी जमा हो जाना, पानी जमा हो जाना। मिनरल्स प्रोसेस सच एज जो ग्राइंडिंग लाइमस्टोन्स फॉर अ सीमेंट इंडस्ट्री एंड अ कैलसाइट फॉर अ क्या होता है सेरामिक्स एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट। अब देखते हो डस्ट वगैरह सीमेंट वाली फैक्ट्री में जाकर देखो, या फिर जो सीमेंट वाला ईंट बनता है उसमें कितना एक तरीके से डस्ट उड़ता है, जिसका असर जो डायरेक्टली हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, जो कि एक तरीके से दैट हैम्पर्स द वाटर एब्जॉर्प्शन
इनटू द सॉइल। अगर मान लो मिट्टी है या मिट्टी के ऊपर आके डस्ट बैठ गया, तो डस्ट बैठने की वजह से वो पानी है वो सही तरीके से मिट्टी में नहीं जा पाएगा, और जिसकी वजह से वो अपनी फर्टिलिटी बरकरार नहीं रखेगा। जैसे कि आप देखो पेड़ों में देखिए, ये मान लो कि ये पेड़ है, इसमें एक पत्ता है, ठीक है, ऐसा खतरनाक पत्ता है। अब मान लो कि इसमें डस्ट जमा हुआ है, तो डस्ट जमेगा तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका स्टोमेटा जो है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर बंद हो जाएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हमारे जो गंदे एयर को फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो ये सब भी कारण होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं लैंड का, तो सॉइल से बात हो रही है कि नहीं? क्लियर? जैसे इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है ना कि जैसे हमारे पक्के रोड बन रहे हैं, तो जब पक्के रोड बनते हैं तो हम कहीं भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं पानी को नीचे जाने का। इसीलिए देखना सिटीज में बहुत जल्दी बाढ़ आ जाता है, गांव में क्यों नहीं आता? क्योंकि गांव में बहुत सारा जगह रहता है या बहुत सारी खाली जगह रहती है जहां पर पक्की सड़कें नहीं होती, तो आराम से वो पानी को एब्जॉर्व कर लेता है। देख रहे हो? और जब आप हर जगह आपको पक्की सड़क होगा या फिर नाली इतना छोटा बना है, जब पानी बहुत ज्यादा आ गया एक तरीके हाँ, तो वो तो गड़बड़ है ना फिर, तो उसके वजह से तो आजकल गांव में भी तो ये सब काम हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री होते हैं वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्री में बना तो रहा है, लेकिन जो ये वेस्ट पानी जो छोड़ रहा है वो कहाँ, जमीनों पर छोड़ा जा रहा है या फिर इसको वाटर में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर का भी पॉल्यूशन हो रहा है और साथ ही साथ जमीन भी डिग्रेड होता जा रहा है। वो लोग क्या करते हैं, फिल्टर करके पानी को, मतलब उससे एक होता है कि गंदा पानी पूरा छोड़ दिया, एक होता है कि उस गंदे पानी में जो खतरनाक केमिकल्स हैं उसको हटा के फिर हम पानी छोड़ रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी हमारा जो है वो एक तरीके से क्या होगा, तो नहीं होगा, फसल ही नहीं होगा। क्यों होगा फसल? हद है, उसमें अलग अलग पहले अलग अलग बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो तो ठीक है, तो वो सड़ा देगा आपके प्लांट को। लास्ट टॉपिक है लोग डाल देते हैं वो कौन सा पानी डालते हैं, जैसे मान लो कि हाथ धोए, जिससे हाथ धोया हुआ है या सब्जी वब्जी है, वो सब पानी डाल दो चलेगा। हाँ, तो थोड़ा बहुत चल जाता है वो सब, लेकिन बहुत ज्यादा लार्ज मात्रा में डालोगे तो नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, क्योंकि फिर फ्रेश वाटर से वो चीज, लेकिन बहुत ज्यादा करोगे तो हानि करेगा। अब देखो कैसे हम लोग हम समझ में आ गया लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका एफॉरेस्टेशन करो, जंगल लगाओ, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब ग्रेजिंग कितना एक तरीके से ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से लगाएं चारों को, ताकि जो है दिक्कत ना हो, ओवर ग्रेजिंग ना हो, ठीक है। फिर क्या सीटर बेल्ट का शेल्टर होगा, SHELTER, ठीक है। शेल्टर बेल्ट मतलब जहां पर हम गाय वगैरह या जहां पर पशु वगैरह जो है वो रखा जाए। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग पर कंट्रोल करके चलना है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स मतलब जो धूल वगैरह उड़ता है ना, उसको एक तरीके से हम लोग कैसे मैनेज करके चलें। माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करो, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड को, और प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट को। तो ये सब सारे काम वैसे अपने से भी लिख सकते हो, ये तो छोटे से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है लैंड डिग्रेडेशन। जो कल होगा स्टार्ट, वो हमारा सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ सॉइल, यही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल बहुत बार आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। कल करेंगे स्टार्ट, कल करेंगे, अभी हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।